नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आज के शो में बात होगी बढ़ती ब्याज दरों की और बाजार में खुले एलआईसी के आईपीओ की भी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। अगस्त 2018 के बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़त हुई है। इससे बढ़ती महंगाई का क्या असर पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पर, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हो जाइए तैयार, आसमान छूती महंगाई के बीच अब बढ़ेगी आपकी होम लोन और कार लोन, साथ ही साथ पर्सनल लोन की ईएमआई भी। कैसे आप अपने को बचा सकते हैं, एक्सपर्ट से समझेंगे लोन की गणित। साथ ही साथ एलआईपी के आईपीओ में निवेश, पैसे लगाएं या नहीं, और क्या सभी को शेयर अलॉट होंगे। जानिए एलआईसी आईपीओ से जुड़े हर सवाल का जवाब इस खास शो में। साथ ही साथ हर बार की तरह हम आपको बताएंगे कैसे आप बना सकते हैं संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े सभी सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9619873567। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो बनाकर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं बढ़ती ब्याज दरों के माहौल में कैसे आप कर सकते हैं सबसे अच्छी प्लानिंग। ब्याज दरें बढ़ रही हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां से और भी बढ़ेंगी, पर इसका आपके लिए क्या मतलब है, बताने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बैंक बाजार के सीबीओ पंकज बंसल जी और साथ ही साथ मनी एजी स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या साहब। बहुत स्वागत आप दोनों का। पंकज जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं। पहले हमने देखा कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई, जो है अचानक से मूव था उनकी तरफ से। यूएस में खबरें आ रही थी कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, वहाँ भी बढ़ गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ा दी। तो यानी कि ग्लोबली सब तरफ धीरे धीरे अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं। क्या मतलब होता है इसका एक रेगुलर इन्वेस्टर के लिए? ब्याज दरें जब बढ़ रही है, जैसे अभी अभी आरबीआई ने नया अपना स्टांस लिया, जब रेपो रेट 4%, 4.5, 4.4% कर दिया है। उसका बहुत सिंपल सा इम्पैक्ट एक तो ये रहता है कि पहले तो कंज्यूमर से जितने भी ईएमआईज हैं या जो भी उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, और जो लेने वाले हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, बिकॉज अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएगा। तो जो भी कस्टमर्स ने अपना एनसीएलआर पे अपना होम लोन या कोई भी लोन लिया हुआ है, तो उसमें जैसे जैसे रेटें बढ़ती हैं वो कस्टमर को पास ऑन किया जाता है। तो वो एक चेंज आएगा। और ब्याज दरें बढ़ने का कारण बड़ा सिंपल है। ग्लोबल जिस तरह का अभी चल रहा है, हर जगह पे यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, कमोडिटीज है, इंडिया में इन्फ्लेशन 7% पे आ गया है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अनसस्टेनेबल हो रहा था जो करंट रेट्स हैं। तो उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा रेट्स अभी तो यहाँ पे सिर्फ 40 अभी बढ़े ही हैं बेसिस पॉइंट्स, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये दरें और भी बढ़ेंगी। और क्योंकि इन्फ्लेशन 7% पे आ गया है मार्च की दरों में, तो उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस है इस तरह से, इसलिए रेट्स बढ़ना लाज़मी है। एंड कस्टमर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, बिकॉज़ जो आज की डेट में अगर मैं होम लोन का बात करूँ तो 12 से ज़्यादा लेंडर्स आज की डेट में 7% के आसपास का लोन दे रहे थे होम लोन पे, जो अभी 7, 7.5% तक मूव हो जाएगा। और ये जब मूव होगा तो एक बहुत थोड़ा-सा इम्पैक्ट ये रहेगा कि थोड़ा-सा आपका ईएमआई का जो टेन्योर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ईएमआई नॉर्मली फिक्स ही रखते हैं कस्टमर्स, पर वो टेन्योर बढ़ जाता है, तो वो एक चीज़ इम्पैक्ट कस्टमर्स पे रहेगा। इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा चीज़ मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि वो ये है कि हर महीने, हर साल जब भी आपका कोई भी होम लोन ड्यू रहता है, तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 5% भी अगर आप देंगे, तो मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 20 साल के लोन पे अगर आप हर साल जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस उससे 5% एक्स्ट्रा अगर आप प्रीपेमेंट कर देते हैं, तो वो आपका 20 साल का लोन 12 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी होम लोन लें, तो कोशिश करें कि जितना भी आपका ईएमआई है उससे ज़्यादा प्रीपे करते रहें, और शुरू के 4 या 5 साल में करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा आपको, आपकी ईएमआई पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मेरा एक सुझाव कस्टमर्स के लिए रहेगा कि कोशिश करिए कि प्रीपेमेंट हर साल शुरू में 4-5 साल जो लोन आप ले रहे हैं उसमें जल्दी करें, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपकी ओवरऑल इंटरेस्ट आउटपुट के लिए। बिल्कुल, तो और भी सुझाव आपके लेंगे यहाँ पर पंकज जी। बहुत अच्छी बात अभी आपने की कि जो अगर आपने होम लोन लिया है तो प्रीपे करके चलें तो बेहतर रहेगा। अर्नब, आपसे भी समझना चाहूँगा मैं कि अब जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं यहाँ पर, तो क्या ये समझना सही है कि हमारे रिटर्न्स कुछ कम हो सकते हैं, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे ही शायद कम होगी। ऐसे में मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए? जी, जब आप रिटर्न्स को देखते हैं तो
तो आपको रिटर्न्स दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक होता है नॉमिनल रिटर्न और एक होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न वो होता है जो आप एक्चुअली टोटल में कमाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने डेट में इन्वेस्ट किया और आपने 6% का रिटर्न कमाया, ये नॉमिनल रेट। लेकिन जब आप उस नॉमिनल रेट से इन्फ्लेशन कम कर देते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तब जो फिगर बचता है वो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न है। और हर एक व्यक्ति को अपने पोर्टफोलियो में रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता तो ओवरऑल इवन दो आप कह सकते हैं कि मेरा कोई रिटर्न आ रहा है पोर्टफोलियो में, लेकिन वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी कर रहा है, क्योंकि आप वही गुड्स और सर्विसेज जो पहले आप ले सकते थे पैसों के साथ, वो अब आपके पास इवन दो ज्यादा पैसे हैं वो ले नहीं सकते। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना कमा रहे हैं। अब जब ब्याज की दरें बढ़ रही है तो हम देखेंगे कि पहले तो डेट इन्वेस्टमेंट की तरफ हम देखते हैं, तो आप देखोगे कि जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, उसमें धीरे धीरे करके ब्याज की दरें बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जब रेट्स ऊंची होती है तो जो इश्यूअर्स होते हैं उनको भी ज्यादा पैसा देना पड़ता है। उसी तरह से अगर ये सस्टेन रेट ऑफ राइज चालू रहा तो हम देखेंगे कि स्मॉल सेविंग्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, केवाईसी है, तो किसान विकास पत्र, ये सभी चीजों में आप देखेंगे कि वहां पर भी एक रीसेट हो सकता है ऑन दी अपर साइड। तो ये ब्याज की अर्निंग्स आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ये सभी रेट से ज्यादा हो जाता है तो आपके लिए नुकसान कारक है। अब दूसरी बात आई कि जब आप कोई दूसरे एसेट क्लास में देखते हो, यानी कि एक्विटीज के लिए भी इस प्रकार के माहौल में कंपनीज के लिए उनके मार्जिन पर प्रेशर आता है, क्योंकि बढ़ते इन्फ्लेशन में कंपनीज किस प्रकार से अपना जो बढ़ा हुआ इनपुट कॉस्ट है वो फाइनल कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हैं, उस पे ये आधारित रहता है कि कंपनी के मार्जिन प्रोटेक्टेड रहेंगे या उसमें कमी आएगी। और इस प्रकार के कम होते हुए मार्जिन में अपने कंपनी के स्टॉक प्राइस पे आप असर देखोगे। उसी तरह क्योंकि दुनिया भर में ब्याज की दरें बढ़ रही हैं, आप कैपिटल फ्लोज में बदलाव देखेंगे, यानी कि क्योंकि यूएस में एग्रेसिवली अब रेट्स बढ़नी शुरू हो गई है, आप देखोगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकाल कर यूएस की तरफ और दूसरे डेवलप मार्केट्स की तरफ मोड़ देंगे, तो इससे भी ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स पे असर होता है। तो ये इस प्रकार के माहौल में इंपैक्ट सभी जगह आता है, आपको ये देखना है कि कितना इंपैक्ट आता है और क्या आपके लिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बोली कि जो फंड का है वो फ्लो भी चेंज होता है, साथ ही साथ जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके रिटर्न्स कहीं ना कहीं कुछ बेहतर हो सकते हैं। पंकज जी, क्या ऐसे में जो हमारे पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स हैं, हमें क्या ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकलकर डेट की तरफ जाएं? आपको लगता है कि वो एक बेहतर अप्रोच होगा या कोई और तरीका हो सकता है इस एनवायरनमेंट में रहते हुए अच्छे रिटर्न कमाने का? तो मैं दर्शकों को एक ही चीज बोलूंगा कि कोई भी ऐसा जब मूवमेंट्स, रेट मूवमेंट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, तो जो एटलीस्ट आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, क्योंकि लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल कभी भी शॉर्ट रन नहीं रहते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बेस पे कभी ये हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप निकालिए। आप स्टडी स्टेट पे जैसे आप सिप करते हैं, एसआईपीस करते रहते हैं, आप करते रहिए, बिकॉज ये साइकिल्स हैं, ये साइकिल्स ऊपर नीचे आएंगी, कभी भी मार्केट को टाइम करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो आप इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप 20 साल का पिछला म्यूचुअल फंड रिटर्न भी देखेंगे और बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं ग्लोबली, इंडिया में, तो वो 10 से 12% के रिटर्न के बीच में फॉल करता है। सो इसमें अभी कोई पैनिक होने का किसी को भी जरूरत नहीं है। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है तो चीजें अपने आप धीरे धीरे मार्केट्स विल टेक इट्स ओन टर्न और ये चलता रहेगा। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ निकाल के किसी और हाँ, आपको आगे से जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें आप डेट पे अगर 6 से 12 महीने का कोई पोजीशन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। बट आज की डेट में किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना विड्रॉ करके यहाँ से पैसा कहीं और डालिए, बिकॉज
म्यूचुअल फंड हमेशा से एक लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट टूल है, वो एक एक्टिविटी बेस्ड नहीं रहेगा, एंड वो धीरे धीरे मार्केट अपने आप कैचअप कर लेगा। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टिंग प्रोसेस की, कि आप शॉर्ट टर्म इवेंट पर ध्यान न दें। म्यूचुअल फंड्स ने, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने भी और बाकी म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं ओवर द लॉन्ग रन। तो हमेशा जब वेल्थ क्रिएशन की हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आपको लॉन्ग रन में इन्वेस्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, और डिसिप्लिन रहना इन्वेस्टमेंट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अर्णव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर, अब स्पेसिफिक बात करते हैं। होम लोन की बात अभी यहाँ पंकज जी बता रहे थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, सजेस्ट की हमारे दर्शकों के लिए, कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितनी जल्दी प्रीपे कर सकें उतना अच्छा। जो इम्पैक्ट पड़ता है इस तरह के रेट हाइक होने के बाद, वो इम्पैक्ट किस किस तरह से पड़ता है? क्या मेरी ईएमआई बढ़ जाएगी? क्या मेरा टोटल कॉस्ट जो है घर का, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का घर खरीदा है, क्या वो अब बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख का हो जाएगा? और फिर अगर जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उन्हें आपके नजरिए से हमें कैसे मिटिगेट करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर एक होम लोन टेकर, यानी कि हर एक बोरोवर को 2 चीजें देखनी चाहिए। पहली चीज ये है कि उनकी होम लोन जो इन मोस्ट केसेस फ्लोटिंग रेट होती है, वो फ्लोटिंग रेट होम लोन जो उनकी है, वो किस बेंचमार्क से लिंक्ड हुई है। क्योंकि देखिए, अभी जो पिछले कई समय से आरबीआई ने जो मैंडेट किया हुआ है कि आपकी होम लोन्स जो है वो एक एक्सटर्नल बेंचमार्क से उस पे आपको लिंक करना है। तो मान लीजिए रेपो रेट के साथ लिंक किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसमें जैसे जैसे रेपो रेट में चेंज होता है, वैसे वैसे आपकी एप्लीकेबल होम लोन रेट पे इंपैक्ट आएगा। ये पहली बात है। उसके पहले मार्जिनल लेंडिंग रेट के साथ कई होम लोन्स लिंक थे, तो या बैंक्स की स्पेसिफिक बेंचमार्क लेंडिंग रेट के साथ लिंक थे। तो आप ये देखिए पहली बात कि किस बेंचमार्क के साथ लिंक्ड है, तो उससे पहले पता चलेगा कि आप पे कितना इंपैक्ट आएगा। क्योंकि देखिए, जिसमें ऑटोमेटिकली लिंक्ड है उसमें बैंक को कुछ करना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है रेट। लेकिन जहां पर बैंक को पहले कोई रेट बदलना है, उस पे ये निर्भर करेगा कि बैंक कितना पास ऑन करता है और कब रेट हाइक या कमी जो भी हो, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, वो पास ऑन होता है। ये पहली बात है। दूसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक बोरोवर को ये देखना चाहिए कि उनका रीसेट पीरियड क्या है। क्योंकि देखिए, जैसे ही ये जो रेट उन पे एप्लीकेबल है उसमें बदलाव आता है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि नेक्स्ट मंथ या उसी महीने से उन पे एप्लीकेबल है। जो रेट एक इंडिविजुअल बोरोवर पे करता है, वो उनके रीसेट पीरियड के साथ लिंक्ड है। कई लोनों में रीसेट पीरियड 3 महीना है, कहीं में 6 महीना है, कहीं में 1 साल है। तो अगर आपके लिंक्ड रेट में बदलाव आता है, तो आपके नेक्स्ट रीसेट पीरियड में वो बदलाव आप पे लागू होंगे। तो ये बात हो गई कि आप पे कब एप्लीकेबल होगा, कितना एप्लीकेबल होगा। अब नॉर्मली जिस प्रकार लॉन्ग पीरियड्स के जो लोन्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि आपका ईएमआई कांस्टेंट रहता। तो मान लीजिए आपका ईएमआई 12,000 पर महीना है या 25,000 पर महीना, तो वो वही रहेगा। लेकिन जो बदलाव आता है ड्यू टू चेंज इन रेट्स, आइदर बढ़ा हुआ या कम हुआ, वो टेन्योर में होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने 15 साल का लोन लिया हुआ है, उसमें से 3 साल भर दिए है, 12 साल की लोन बाकी है, और आज रेट थोड़ी बढ़ जाती है। तो जो बढ़ने के कारण अब ऐसा होगा कि इंस्टेड ऑफ 12 इयर्स आपका लोन 12 इयर्स और 5 मंथ्स में खत्म होगा। तो यानी कि आपका जो पीरियड है और जो अमाउंट है वो दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा ईएमआई देने पड़ते हैं। जब रेट्स कम होती है तो आपका पीरियड कम हो जाता है। ये नॉर्मल तरीके से एक होम लोन पे इंपैक्ट आता है। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसे चाहिए कि मेरे ईएमआई में इस प्रकार के राइज या फॉल से थोड़ा बदलाव हो, तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके वो अपना ईएमआई भी बदल सकता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट इन मोस्ट केसेस इंपैक्ट टेन्योर पे आता है, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो हर महीने सेम अमाउंट ऑफ ईएमआई देते रहेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका कितना टेन्योर बाकी था, कितना अब बाकी है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप पे इस प्रकार के लोन के रेट चेंज से कितना इंपैक्ट आया है।
करेक्ट, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने कि ये समझना ज़रूरी है कि आप पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। कई बार होगा ये कि क्योंकि आप ईएमआई सेम देते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो टेन्योर है वो बढ़ चुका होगा। पंकज जी, ऐसे समय में कई बार कई जो होम लोन लेने वाले लोग हैं वो एक तरीका अपनाते हैं कि चलिए अब बैंक बदल लेते हैं, क्योंकि मेरे बैंक में 6.5 है, दूसरे बैंक में 7 है, कहीं और कोई और है, तो मैं सस्ते बैंक में मूव कर जाता हूं। ये स्टेप आपके हिसाब से कितना अच्छा है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई दर्शकों को शायद ये नहीं पता होगा कि जब आप मूव करते हैं एक बैंक से दूसरे तो कुछ चार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं अपना होम लोन एक बैंक से निकाल के दूसरे में मूव कर दूं जहां मुझे जो इंटरेस्ट रेट है वो अट्रैक्टिव मिल रहा है? इसका मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप मूव करना चाहें तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए कि टोटल आपको कितना खर्चा आएगा मूव करने का। तो अगर आज की डेट में अगर इंटरेस्ट रेट्स का आपको 25 से 50 पैसे का फर्क पड़ रहा है, 25 बेसिस पॉइंट्स टू 50 बेसिस पॉइंट्स, तो आप ये देखिए कि भैया टोटल आपका टेन्योर कितना बचा है, कितना होम लोन बचा हुआ है, कितना आपको कॉस्ट पड़ रहा है एंड कितना सेविंग्स आपको जब आप मूव करते हैं नई बैंक में तो कितना सेविंग्स आ रहा है उस पर्टिकुलर मूवमेंट से। प्लस दूसरी जो नई बैंक होगी वो आपको प्रोसेसिंग फीस भी लेगी, तो वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस में, क्योंकि जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी, भले ही ये वाली बैंक आपसे प्री क्लोजर चार्जेस नहीं लेती है, लेकिन प्रोसेसिंग फी नई बैंक जरूर लेगी। तो वो आप देखिए। सो अगर आज की डेट में एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका 7% से लेकर 7.4% तक का होम लोन का डिफरेंस आ रहा है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years लोन विद 50 lakhs मनी, मोटा मोटा आपका जो ईएमआई आज की डेट में जाता है वो 38,780 रुपए जाता है। वही अगर मैं 7.4 पे कर दूंगा तो वो सीधा जाएगा 39,780 टू 40,000 रुपीज के बीच में। सो एक तो आपको 1,500 से 2,500 रुपए का हर महीने का ईएमआई फॉर द 20 years, प्लस ओवरऑल अगर मैं बताऊं 20 साल के लोन पे ये आपका इंटरेस्ट रेट 43 लाख अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं, नई स्कीम में आपको 45 लाख देना पड़ेगा। तो ओवर 20 साल के पीरियड में आपका 2 लाख का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। ये कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कितना फायदा आपको होने वाला है अगर नए होम लोन में जाने वाले, इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट, और करंट अगर आप उसमें स्टे करते हैं तो कितना आपको टोटल खर्चा देना पड़ेगा यहाँ से लेके अगले 20 साल अगर लोन आपका बाकी है तो ये दो कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि कितना आपको लेना करना मूव चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप मूव करते हैं तो अगर आपका सिविल स्कोर या आपका एक्सपीरियंस स्कोर, क्रेडिट स्कोर जिसको हम कहते हैं, वो अगर 7.5 से ऊपर है तो कुछ बैंक्स आपको और भी राहतें देती हैं आपके इंटरेस्ट रेट्स में, क्योंकि आज की डेट में क्रेडिट स्कोर के बेस पे लेंडिंग बहुत ही प्रोमिनेंट है इंडिया होम लोन मार्केट में। तो अगर आपका 750 के ऊपर है तो आपको अच्छा रेट मिलने का चांसेस है, अगर आपका 750 के नीचे है तो रेट थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। तो वो सब फैक्टर्स भी कंसिडर करिएगा जब आप वो मूवमेंट का सोच रहे हैं। करेक्ट, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर नए बैंक में विचार कर रहे हैं कि ठीक है अब मेरा बैंक मुझे महंगा लोन दे रहा है, दूसरा बैंक मुझे सस्ता लोन दे रहा है, तो लॉन्ग रन में उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। अर्नब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या यही लॉजिक कार लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, उन पर भी एप्लीकेबल होगा? जी, अब किसी भी प्रकार का लोन हो तो लोन की बेसिक्स सेम रहती हैं, लेकिन दो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कि नेचर ऑफ द लोन क्या है, क्योंकि जब आप होम लोन के बारे में बात करते हो तो अमाउंट जो है ना लोन का वो काफी ज्यादा होता है। नॉर्मली कार लोन हुआ या पर्सनल लोन हुआ उसमें अमाउंट काफी कम होती है, तो इम्पैक्ट अकॉर्डिंगली क्योंकि अमाउंट कम है तो वो कम हो जाती है। ये पहली बात है, क्योंकि होम लोन कई 50, 60, 70 लाख समटाइम्स जो बड़े हाउस है उसमें 1.5-2 करोड़ तक भी जाती है, तो इसीलिए इस पर इम्पैक्ट ज्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि होम लोन्स जो है वो लंबे टेन्योर के होते हैं, 15, 20, 25 साल तक भी होम लोन्स लोग लेते हैं, तो इसीलिए रेट जो जब बदलता है तो उसका जो इतने लंबे पीरियड पर आप कैलकुलेट करते हो तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। अब जो पर्सनल लोन होता है वो एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। कार लोन भी इतना लंबा नहीं होता, लोग नॉर्मली 3-5 साल में इसे पे ऑफ कर देते हैं, तो वहां पर इम्पैक्ट कम होता है। और दूसरी बात आपको ये भी देखनी है कि ये जो पर्सनल और कार लोन जब आपने लिए हुए हैं तो उसकी कंडीशंस क्या है, क्या उसमें आपने भी फ्लोटिंग रेट लिया हुआ है या वहां पर आपने फिक्स रेट लिया हुआ है, क्योंकि ये जब चीजें आप देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन
लॉजिकली आपको ये समझना है कि छोटी अवधि के लोन पे और छोटे समय के लिए लोन पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट कम होगा एज कंपेयर टू अ लोन जिसमें लंबी अवधि है और रकम यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट बड़ा है। करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा रूल है यहाँ पर। लोन का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, लेकिन किस तरह का लोन है, कितनी लंबी अवधि का है, उस पर डिपेंड करता है, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है आपका, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप पर इम्पैक्ट किस तरह का पड़ रहा है इन बढ़ती हुई ब्याज दरों का। एक पॉजिटिव बात करते हैं पंकज, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा मैं कि कहीं ना कहीं जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो अभी चर्चा के दौरान आई भी बात कि कुछ डेट जो है इंस्ट्रूमेंट्स, उनके रेट भी बढ़ते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स के रेट भी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। जो हमारे रिटायर्ड दर्शक हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं, जो रिटायरमेंट की तरफ अब पहुंचने वाले हैं, ज़्यादातर उनका इन्वेस्टमेंट कई बार डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ होता है। क्या ये कहना सही होगा कि उनके लिए बढ़ती ब्याज दरें एक तरह से अच्छी खबर लेकर आती हैं? इसमें कैसा है सर कि अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो एफडी और आपके जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें ऑब्वियसली रिटर्न ज्यादा मिलेगा। बट इसको नेट उसमें अगर हम देखना चाहेंगे तो हमको इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न करना पड़ता है। तो अगर आज इन्फ्लेशन 7% है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट अगर 30% है, तो नेट नेट आप नेगेटिव ही रहेंगे। जिस दिन आपका इन्फ्लेशन 4% है और आपका एफडी रेट 6% है, देन आप ये पॉजिटिव उसमें जा सकते हो। बट अगर आप नेट एडजस्टेड रिटर्न देखते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी तो 7% बढ़ रहा है। अगर एफडी रेट 5%, 5.5% बढ़ रही है, ऊपर से मेरे कॉर्पोरेट टैक्स का भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो मोटा मोटा मेरा नेट अर्निंग थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज इन्फ्लेशन भी साथ में बढ़ रहा है। अगर इन्फ्लेशन को हटा के मैं देखता हूँ एब्सोल्यूट टर्म्स में, ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिशियल कस्टमर्स के लिए, जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहे हैं, पीपीएफ में डाल रहे हैं या एफडी में डाल रहे हैं या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में डाल रहे हैं, वहां पे ऑब्वियसली एक उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। बट साथ में इन्फ्लेशन भी आ रहा है, तो वो एक बड़ा ही चैलेंज है। और उसी की वजह से अगर आप देख रहे हैं ना, उसी को काउंटर करने के लिए रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो गैप बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अगर 4% का रेपो रेट है और 7% इन्फ्लेशन है, तो नेट मार्जिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। एंड दिस इज वेयर हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये और बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी जिस तरह का ग्लोबल इकोनॉमी चल रहा है, जिस तरह का रेट्स हर जगह बढ़ रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, कमोडिटीज महंगी हो रही हैं, तो बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं ग्लोबली, जिसका इम्पैक्ट आपको भारत में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मुझे याद है कि हमारे ही कार्यक्रम में, हमारे ही चैनल पर एक मेहमान आए थे और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि इन्फ्लेशन एक ऐसा चोर है जो चुपचाप आपकी पॉकेट मार देता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये एक बड़ी समस्या है कि आप जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है। फिर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो एक बड़ा जो है आपका पैरामीटर होना चाहिए, जिसको आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपके रिटर्न जो हैं वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं कि नहीं। अर्नब, आपसे एक इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहूंगा। आपने जो अभी बात कही भी कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहे हैं ग्लोबली, तो यहाँ से आउटफ्लो भारत से जो है बढ़ेगा, जो पैसा है वो भारत से बाहर जाएगा दूसरे देशों में। क्या हमारा जो इक्विटी एसेट क्लास है उस पर आप किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं, और उसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे, उन पर किस तरह का इम्पैक्ट इस सिनेरियो से पड़ेगा? तो हम देखें तो आज की तारीख में ग्लोबली जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन बन रही है, तो इक्विटी मार्केट्स के लिए एक चैलेंज होगा। देखिए, क्योंकि दो चीजें होती है। इवन दुनिया भर के दूसरे इक्विटी मार्केट्स में जब ब्याज की दरें बढ़ती है, तब एक एसेट एलोकेशन में बदलाव आता है, यानी कि पैसा इक्विटी से डेट में जाता है, क्योंकि डेट का रिटर्न मोर अट्रैक्टिव हो गया है। फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे कि जो 10 ईयर यील्ड है यूएस में, जो पहले 1.3 1.4% के आसपास रहता था, अब नियरली 3% हो गया है। तो वहां पर भी डेट अट्रैक्टिव हो गई है, तो एक इंटरनल फ्लो होता है कि इक्विटी से पैसा डेट में जाता है। दूसरी बात ये होती है कि इमर्जिंग मार्केट से भी इस प्रकार के डेवलप मार्केट्स में जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई फंड मैनेजर रिस्क रिटर्न रेशियो एनालिसिस करता है, तो उसे इस प्रकार का ज्यादा रिस्क लेके थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाने के बजाय वो इस प्रकार के डेवलप मार्केट्स में ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक प्रकार का इम्पैक्ट आता है। इससे इक्विटी मार्केट्स पे जरूर इम्पैक्ट होता है, लेकिन हमारे वहां इस बार सिचुएशन थोड़ी आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कई महीनों से
टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ उन्होंने ऑलरेडी निकाल लिए। लेकिन इसके सामने एक लोकल इन्फ्लोज भी है जो बाजार को आज तक या अभी तक मदद रहा है कि उसे थोड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। लेकिन मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट्स के लिए आगे जाते हुए टफ टाइम्स इसीलिए होंगे क्योंकि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, जिसके हिसाब से आप वैल्यूएशन करते हो मार्केट्स का, कंपनीज का, उनको कितना पी मिलना चाहिए, उनको किस प्रकार की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वहां पर एक इंपैक्ट आएगा और इसीलिए आप इक्विटी में इंपैक्ट देखेंगे। प्लस दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस प्रकार से फेड अब अपना बैलेंस शीट कम करने वाला है, तो ये एक और काम करेगा कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से लिक्विडिटी सक आउट हो जाएगी। तो जिस प्रकार से लिक्विडिटी भी बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, वहां से भी इक्विटी मार्केट्स पर असर होगा। तो मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट्स के लिए टफ टाइम्स तो है ही, लेकिन कोई भी निवेशक हो, अगर वो दो सिंपल चीज फॉलो करे तो उनके लिए चिंता का कारण नहीं है। पहली बात तो ये कि आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाए तो गोल बेस्ड आप पोर्टफोलियो बनाए, यानी कि आप गोल के मुताबिक इन्वेस्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से एसेट क्लास में निवेश करना है, कितना निवेश करना है। ये पहली बात है। इसी से आप अगर आप अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के साथ बने रहते हैं तो इससे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अपने जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको ये सिंपल पॉलिसी करनी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके लिए आपको इक्विटी की तरफ जाना है, जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसके लिए डेट की तरफ जाना है, जिसमें डेट फंड्स हो, आप कोई भी और इंस्ट्रूमेंट हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आप बेसिक्स पे ध्यान देते हो तब आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि देखिए ओवरऑल डेट मार्केट हो, इक्विटी मार्केट्स हो, वहां पर ये साइकिल चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और हर एक निवेशक को ये बचाना पड़ेगा। तो उसमें कैसे बने रहे, तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करके ही आप इसे बच सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपने कही अर्नब, और वही ये हमारी कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को, सभी निवेशकों को ये बताएं कि आप हमेशा बेसिक्स को ज़रूर ध्यान में रखें। इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। आप तय करें कि आपके गोल्स क्या हैं, आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कई लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग बच्चों की शादी के लिए करते हैं, कई लोग रिटायरमेंट के लिए करते हैं। आप एक गाड़ी खरीदने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप छुट्टी पर जाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर खरीदने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका गोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस गोल के हिसाब से ये तय होगा कि उस गोल की समय सीमा कितनी है, और उस समय सीमा के हिसाब से तय होगा कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, खबरें आती रहेंगी, मार्केट अप एंड डाउन होता रहेगा। आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान न देकर अपने गोल पर फोकस रहने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस समय हमारे दोनों ही मेहमानों ने समझाया कि जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर क्या पड़ेगा, किस तरह आप होम लोन और बाकी जो लोन्स हैं उनको भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पंकज जी और अर्नब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को ये पूरा मसला समझाने के लिए। चलिए, वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर एक बार फिर आपके सामने है 9619873567 पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। आप वीडियो बनाकर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही चर्चा होगी LIC के IPO पर भी। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस खास पेशकश में। अब बात करते हैं बाजार की सबसे बड़ी खबर के बारे में। LIC का IPO इस वक्त खुला हुआ है और पहले 2 दिनों में इसको जोरदार रिस्पांस मिला है। आज दूसरे दिन ये IPO पूरा भर गया। देश के सबसे बड़े IPO के जरिए सरकार 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। लेकिन क्या आप भी इस IPO के जरिए पैसा बना सकते हैं? कैसे आपके पोर्टफोलियो में ये IPO बदलाव ला सकता है? इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज साहब हमारे साथ हैं। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका। सब तरफ आप जहां भी जाइए आज भारत में आपको LIC की ही चर्चा दिखाई देगी, अखबारों में, होर्डिंग्स में,
एवरीवेयर हर कोई ये एलआईसी की बात कर रहा है कि आखिरकार एलआईसी का आईपीओ आ गया, पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट मिल रहा है, एम्प्लॉइज को डिस्काउंट मिल रहा है। मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक सवाल से, क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप, इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? आई थिंक इसमें सब्सक्राइब करने से पहले, निर्णय लेने से पहले आपको अपनी स्थिति जाननी बहुत जरूरी है। दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, क्या आप पॉलिसी होल्डर हैं? तो अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको डेफिनेटली इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप पॉलिसी होल्डर नहीं है बट क्या आपके पास डीमैट अकाउंट है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर चुके हैं पहले, तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप पॉलिसी होल्डर नहीं भी हैं और आईपीओ में भी कभी इन्वेस्ट नहीं किया तो आप इसको स्किप जरूर कर सकते हैं। अगर आपने दोनों ही नहीं किया, आपको सेपरेट डीमैट अकाउंट खोलना है और इसमें आईपीओ में डालना है, तो मेरे हिसाब से इतना भी लुक्रेटिव नहीं है आज की स्थिति में कि आप वो करें। सो इफ यू आर अ पॉलिसी होल्डर, डेफिनेटली यस। अगर आप ऑलरेडी आईपीओ में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो ये जरूर आपको ये आईपीओ मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। जो वैल्यूएशंस दी गई हैं और जो डिस्काउंट रिटेल कैटेगरी को भी मिला है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो आप डेफिनेटली इस पे कैपिटलाइज जरूर कर सकते हैं, पॉइंट 1। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि पॉलिसी होल्डर अगर आपको हैं तो क्योंकि इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो करना चाहिए। पोर्टफोलियो में जब इसको शामिल कर रहे हैं, अब मैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो में अगर शामिल कर रहा हूं एलआईसी को अगर, तो मेरा व्यू क्या होना चाहिए? क्या मुझे इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डिंग की तरह देखना चाहिए या मुझे अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो फिर वो देखना चाहिए? मतलब क्योंकि जब मैं लगा रहा हूं इतने बड़े आईपीओ में पैसा तो ये ओवर सब्सक्राइब होगा। आज ये पूरा आईपीओ भर चुका है, जाहिर तौर पर ये जरूरी भी नहीं है कि सबको शायद ये आईपीओ अलॉट भी हो। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मेरे हिसाब से अगर कोई आईपीओ में डालता है और उसको मिल जाता है अलॉटमेंट, मेरे हिसाब से थोड़े पैसे बना के निकलने की रणनीति कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, एलआईसी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करता है, उसको स्टॉक को 15 दिन के लिए क्यों होल्ड करना चाहिए? उसको स्टॉक तभी खरीदना चाहिए जब वो अलॉटमेंट से उनको दुगना तिगना 4 टाइम का मल्टीपल रिटर्न मिले ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट 1। माना कि ये सबसे बड़ा आईपीओ है, मेरे हिसाब से सबसे छोटा आईपीओ भी है क्योंकि ये सिर्फ 3.5% कंपनी की डाइल्यूशन कर रहा है। हमने 66 आईपीओ जो लास्ट ईयर आए थे उसको एनालाइज किया तो एवरेज 20, 25, 30% की डाइल्यूशन होती है। तो बड़ा तो है ही, बट इसमें जो डाइल्यूशन है सिर्फ 3.5% है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, एलआईसी जो है इंडिया के जो कोने कोनों में, भारत जिसको कहते हैं, मेट्रो सिटीज नहीं, पूरे भारत में फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग को एलआईसी से जोड़ा जाता था 65 सालों से। सो आई थिंक इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट हुई है, अभी जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया है, इनकी जो डिमांड आएगी स्टॉक की म्यूचुअल फंड कंपनियों से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सिर्फ 3.5% डाइल्यूट हुआ है, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इसके अच्छे हैं। और एक बात, मैंने कम ही एलआईसी पॉलिसीज देखी हैं जिसमें 10 साल के बाद भी डबल डिजिट रिटर्न आती है। अगर पॉलिसी होल्डर के नहीं पैसे बनते हैं तो शेयर होल्डर के जरूर बन सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग is what I would recommend in this stock. बात और अच्छी बात आपने कही फिरोज यहाँ पर कि पॉलिसी होल्डर के पैसे ना सही नहीं बनते अगर, तो कम से कम शेयर होल्डर के तो बनने ही चाहिए। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की आपने बात की, मैं वो पॉइंट भी समझना चाहता हूँ। बहुत सारा जो इनका जो आईपीओ है, एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी इसमें शामिल होंगे। क्या ये एक तरीका है, अगर मैं डायरेक्टली आईपीओ में पैसा नहीं लगा रहा हूँ तो मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकता हूँ जो इवेंचुअली एलआईसी के आईपीओ में पैसे लगाएंगे? आई थिंक वो रणनीति इतनी अच्छी तरह नहीं चलती है क्योंकि म्यूचुअल फंड जितने भी पैसे डालते हैं, जैसे 4,000 करोड़ एंकर इन्वेस्टिंग की हुई अप्रोक्सीमेटली, उसमें जो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से हर फंड में आप देखते हैं तो 1 या 2% से ज्यादा की एलोकेशन नहीं आएगी। तो अगर आप 100 रुपए म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाते हैं ये सोच के कि एलआईसी में मेरे पैसे लग रहे हैं तो 100 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया लग रहा है, तो वो बहुत नहीं होगा। फिर उसमें 50% की भी लिस्टिंग गेन आ जाए तो आधा % का ही फर्क पड़ेगा क्योंकि 1% ही आपके पैसे लगे हुए हैं 100 रुपए में से। So that's not a great strategy to go through mutual fund route. But mutual funds ये देखना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारे पैसे होते हैं बीएफएसआई सेक्टर में डालने के लिए। तो इस स्टॉक में डिमांड इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जरूर आएगी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिमांड आएगी, ये अंदेशा है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिमांड जरूर आएगी इसमें, ये दिखाई देता है। यहाँ पर ये भी देखने में आ रहा है फिरोज कि जो एएमसीज हैं वो इस आईपीओ में बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, क्या वजह दिखती है आपको? देखिए, अगर आप एंकर इन्वेस्टिंग देख रहे हैं तो काफी अच्छी उनकी जो एंकर बुक आई है वो बहुत अच्छी है।
अगर आप QIB की बात करें तो QIB हमेशा लास्ट दिन पे सब्सक्राइब होता है, तो आई थिंक उसकी अच्छी रिस्पॉन्स जरूर आनी चाहिए। और मार्केट का जो माहौल है वो इतना बेहतरीन नहीं है आज की स्थिति में। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें अक्टूबर नवंबर तक, तो काफी सारे आईपीओ ने 10, 20, 50, 100 गुना, 200 गुना भी HNI सब्सक्रिप्शन देखी, 1000 गुना भी देखी एक दो आईपीओज ने। अब जो सेंटिमेंट है वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है, बट इस सेंटिमेंट के दौरान अगर ये पूरा सब्सक्राइब हो जाता है क्लोजिंग के पहले, तो वो आपको बताता है कि जैसे मार्केट का मूड बदलेगा तो वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। जब लिस्टिंग हो चुकी होगी तब की बात होगी। करेक्ट। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट व्यू निकल कर आ रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ फिरोज ने समझाया पूरी सिचुएशन को। तो जो व्यू है वो ये है कि आप अगर पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको नजरिया रखना चाहिए इसका। और म्यूचुअल फंड का रूट जो है उससे बहुत ज्यादा फायदा होता दिखता नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में ले रहे हैं, आईपीओ में सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बेटर रिटर्न्स का जो है मौका आपके हाथ में आ सकता है। फिरोज, आप हमारे साथ हैं, मैं आपसे एक और मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो कि इस समय काफी चर्चा में है, और वो है बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स का। यहां पर आरबीआई गवर्नर साहब ने अचानक से सबको सरप्राइज दे दिया और 40 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। उसके बाद अब ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यूएस में फेड ने बढ़ा दिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ा दिए। अब ये चर्चा हो रही है कि यहां से इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही जाएंगे, मेरी ईएमआई महंगी हो गई, मेरे लिए लोन महंगे हो गए। पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट पर सबसे पहले इस बढ़ते इंटरेस्ट रेट का क्या इंपैक्ट आप देखते हैं? देखिए, बढ़ते इंटरेस्ट रेट का हर जगह इंपैक्ट पड़ता है। आपको इक्विटी में भी फर्क पड़ता है और डेट में भी फर्क पड़ता है। डेट में सीधा सादा सेम दिन फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अगर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड्स जो होते हैं, जो उधार दिए हुए बॉन्ड्स जो होते हैं एक निवेशक के, उसकी वैल्यू घट जाती है क्योंकि ब्याज दरें बढ़ गई। तो इसीलिए वो डायरेक्टली, जैसे कल आपने देखा होगा तो काफी सारे डेट फंड्स जो लंबी अवधि के बॉन्ड लेके बैठे हैं, 2% से आधे % तक का उनका नुकसान हुआ है एक दिन में, जो सरप्राइज रेपो रेट इंक्रीज की जो कल आरबीआई गवर्नर साहब ने करी। दैट्स पॉइंट वन। इक्विटी का जो इंपैक्ट होता है वो घुमा फिरा के होता है, क्योंकि इक्विटी की जो कंपनियां हैं उनकी अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उनका खर्चा बढ़ता है। उनकी जो मशीनरी कैपिटल एक्सपेंशन की जो प्लान होती है नई फैक्ट्री डालने की, वो फैक्ट्रियों डालने का प्लान जो है वो इतना मजबूत नहीं रहता, उसको डिले कर देते हैं। तो इक्विटी की अर्निंग्स में फर्क पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म फर्क पड़ता है। दैट्स पॉइंट वन। सो मेरे हिसाब से अगर आपने बॉन्ड फंड्स सही दिशा के खरीदे हैं, सही टाइम फ्रेम्स के खरीदे, तो 25 पैसे से आधा % का कल आपको फर्क पड़ा है, और वो भी इवन आउट हो जाएगा अगर 3 साल का कोई भी बॉन्ड फंड अगर खरीद के रखता है। माना कि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो 4.5 से 5% टैक्स फ्री अभी भी मिला है, और जो निवेश कर चुके हैं उनको भी मिलेगा। हमने हिसाब किया, जो 5 स्कीम का मॉडल पोर्टफोलियो हम डेट की तरफ चलाते हैं, उसमें आज भी अगर 1 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया और 2 साल तक और होल्ड करते हैं, कुल मिला के 3 साल की इन्वेस्टमेंट पीरियड में उनको 5% टैक्स फ्री रिटर्न मिलने की अच्छी खासी गुंजाइश है, जो 7% एफडी के मुकाबले हार जाता है एफडी। सो आई डोंट थिंक इट्स सो मच टू पैनिक। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। इट इज़ नॉट टू मच टू पैनिक। ये सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन जिस महंगाई की हम लगातार बात करते हैं फिरोज, अब उसमें क्वेश्चन ये आता है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करना चाहिए, कितना हिस्सा मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में अब रखना चाहिए, और अब चूंकि डेट जो है थोड़ा अट्रैक्टिव होता दिखाई दे रहा है, कितना हिस्सा मुझे अपने डेट फंड में रखना चाहिए अब? देखिए, जैसे हर बुरी खबर के साथ एक सिल्वर लाइनिंग ऑन द ब्लैक क्लाउड बोलते हैं, एक खुशखबरी भी रहती है। क्योंकि ब्याज दरें ऊपर मिली हैं, ऊपर गई हैं और महंगाई ऊपर गई है, तो आपको इक्विटी मार्केट सस्ते में मिल रही है। अक्टूबर लास्ट ईयर में 18,600 की लेवल पार कर चुकी थी निफ्टी, और आज 6-7 महीनों बाद 16,668 या जो भी लेवल्स पे आज क्लोज हुई है वो लेवल मिल रही है, जो 12% कम है। अगर आपका आधा % का डेट में नुकसान हुआ है तो आपको 12% का इक्विटी में डिस्काउंट भी तो मिला है, 24 गुना ज्यादा डिस्काउंट मिला है। तो आपको अपनी इक्विटीज की एलोकेशन बढ़ाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। माना कि 6 महीने 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिखे आपको, बट 5 सालों में आपको डेट से दुगना रिटर्न इक्विटी में इस लेवल से तो मिलने की संभावना बहुत बढ़ चुकी है, स्पेशली ओवर द लास्ट 1 वीक 10 डेज। सो दैट्स पॉइंट वन। तो आपको क्या मात्रा रखनी चाहिए, कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अगर आपकी 5 साल के ऊपर की इन्वेस्टिंग पीरियड है और आपके पास इक्विटी 50% से कम है, तो आप महंगाई को मात देना तो भूल ही जाएं। आपको महंगाई मात देने के लिए एटलीस्ट आधा हिस्सा इक्विटी में चाहिए होगा। अगर 5 साल की ऊपर की टाइम फ्रेम्स, 10 साल के ऊपर की टाइम फ्रेम्स है तो 75% पैसा आपका इक्विटी में होना जरूरी है।
और अगर अब तक नहीं है तो इस मौके का फायदा उठाएं। ये बहम में ना रहें कि और 3% गिर सकती है, 4% गिर सकती है, वो तो गिर सकती है बट ऊपर आना निश्चित है। बात है। और लॉन्ग टर्म में यही हमने देखा भी है कि जो है इक्विटीज़ ने रिटर्न्स जो हैं वो हमेशा बेहतर दिए हैं। और जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, वेल्थ क्रिएशन जो टर्म इस्तेमाल होता है वो वेल्थ क्रिएशन आमतौर पर इक्विटी के जरिए ही हो पाता है, क्योंकि लॉन्ग रन में टैक्स के बाद आपको रिटर्न्स इक्विटी में बेहतर मिलते हुए दिखते हैं। आप कुछ फंड्स रिकमेंड करना चाहेंगे फिरोज इस समय, अगर इस एनवायरनमेंट में किसी को अपने पोर्टफोलियो को रीजिक करना है तो कौन से फंड्स आपकी नज़र में हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड डेट साइड की बात कर देता हूं, आईसीआईसीआई फ्लोटिंग रेट फंड और कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड। ये फंड्स का अगर आप प्रयोग करेंगे, 3 फंड हैं, ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखते हैं। ये हो गया आपका डेट पोर्टफोलियो। 3 साल के नजर से डालिए, 5 से 5.5% पोस्ट टैक्स आपको मिल सकता है। पॉइंट 1। और इक्विटी साइड पे अगर आप देखें तो लार्ज कैप में आप फ्रैंकलिन ब्लू चिप ले सकते हैं, मल्टी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में इन्वेस्को मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा में एसबीआई कॉन्ट्रा, फोकस्ड में एसबीआई फोकस्ड, और मिड कैप में आप कोटक इमर्जिंग इक्विटीज ले लीजिए और डीएसपी मिड कैप ले लीजिए। तो ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज के मैंने 6 डिफरेंट फंड्स इक्विटी के बोले हैं। इसका आप प्रयोग जरूर कर सकते हैं और 1-2 ना खरीदें। अगर आपके पास 5,000 रुपए की भी एसआईपी हर मंथ जाती है तो 6 के 6 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि हर फंड की क्षमता अलग है, हर फंड मैनेजर की काबिलियत अलग है। बहुत बढ़िया बात। यहाँ पर 6 फंड्स जो बताए हैं, आपको करना यह है कि आपको स्प्रेड आउट करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेके रखें अपने पास तो बेटर होगा। यहाँ पर जैसा कि फिरोज भी कह रहे हैं कि हर फंड मैनेजर की क्षमता अलग है, जो रिटर्न है एवरेज आउट वो आपको बेहतर मिलने की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी लेकर चलिए। ये एक अच्छा समय है जब आपको इक्विटीज़ में मौका दिख रहा है, जैसा उन्होंने बताया कि हाई से करीब 10-12% का डिस्काउंट दिख रहा है आपको वहाँ पर। आगे शायद कुछ और गिरावट आए, लेकिन लॉन्ग रन में जनरली इक्विटीज ने ही बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। चलिए, हमारे साथ फिरोज हैं ही, कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। और सबसे पहले हमारे पास दीपक कुमार जी का सवाल आया है ट्विटर के जरिए। ये जानना चाहते हैं कि 10 साल में ये 2 करोड़ के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं। मौजूदा जो है निवेश इनका 5 फंड में है, 30,000 रुपये का ये निवेश कर रहे हैं। हर महीने 15,000 की एसआईपी बढ़ाने का भी मकसद है, यानी ये 30,000 का कर रहे हैं और इसको 45 कर सकते हैं। तो दीपक कुमार जी के पोर्टफोलियो में जो फिलहाल फंड हैं, एक्सिस फ्लेक्सी कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है। फिरोज, क्या लगता है, इनके फंड का चुनाव ठीक है या इनकी स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए? आई थिंक दीपक की जो स्ट्रेटजी है अपने गोल तक, 2 करोड़ के गोल तक पहुंचने के लिए 10 साल में पहुंचना है इनको, ये डेफिनेटली जेनरसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30,000 कर रहे हैं, 15,000 बढ़ा सकते हैं। पहला ये कि ये 2 करोड़ का गोल क्या रेट ऑफ रिटर्न पे पूरा हो सकता है। 12% पे ये गोल नहीं पूरा हो सकता 45,000 के साथ भी, ये आपको याद रखना है। तो आपके पास 2 चारे हैं कि इसकी जो इन्वेस्टिंग है वो आप 80,000 तक ले जाएं या फिर अवधि को आप 13 साल कर। अगर ये दोनों में से एक चीज आप कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आगे चलते हुए और बढ़ा सकते हैं, तो आपका ये गोल जो 2 करोड़ रुपए का है 10 सालों में, वो पूरा हो सकता है। या फिर आप अमाउंट बढ़ा दें या फिर पीरियड बढ़ा दें। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनके जो स्कीम्स हैं उसमें डेफिनेटली बदलाव की जरूरत है। और मेरे हिसाब से काफी बार स्कीम्स जो होती हैं वो 3-4 सालों में स्टेल हो जाती हैं, तो उसमें एक जीरो बेस्ड करना जरूरी है। तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप के बदले अगर आप कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप लेते हैं, एक्सिस फ्लेक्सी कैप के बदले एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप लेते हैं, 2 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स ली हैं, जो अच्छी रणनीति है क्योंकि फ्लेक्सी कैप में तीनों किस्म की स्टॉक्स शामिल हो जाते हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को बरकरार रखें। आईसीआईसीआई मल्टी कैप के बदले अगर आप इन्वेस्को मल्टी कैप लें तो वो बेहतर होगा। These are the few changes on the portfolio which Deepak should consider doing. चलिए दीपक जी, तो बिल्कुल क्लियर आपके लिए सलाह यहाँ पर। नंबर 1 तो ये कि अगर 12% का रिटर्न भी माना जाए तो आपकी जो एसआईपी है वो कम दिखाई दे रही है। आपको वो एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए। तो वो बढ़ानी कितनी पड़ेगी आपको? करीब 85,000 तक की आपको एसआईपी करनी होगी 10 साल की,
तब आप जो है 2 करोड़ के टारगेट तक पहुंचेंगे। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपको 10 साल का जो पीरियड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई दोनों में से कोई एक काम करना होगा, तब आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। और जिस तरह के रिकमेंडेशन दिए हैं, कुछ फंड चेंज करने की बात यहाँ पर फिरोज ने आपको आइडिया दिया है, तो कैनरा रोबैको फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की तरफ जा सकते हैं, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप जो फंड है इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं, जिससे आपको जो है आपके गोल्स तक पहुंचने में आसानी होगी। अगला सवाल इंस्टाग्राम से हमारे पास आया है कपिल सिंह जी का। वो जानना चाहते हैं कि अच्छी कमाई की क्या रणनीति हो। ये तो मैं भी जानना चाहूंगा, फिरोज से ही पूछेंगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ और डिटेल भेजी हैं वो ये है कि हर महीने वो 5 फंड में 25,000 रुपए का निवेश जारी कर रहे हैं। इस समय वो कर रहे हैं निवेश। उनके पोर्टफोलियो में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग, इन सब में वो 5-5 हज़ार रुपए का निवेश कर रहे हैं इन 5 फंड में। वो जानना चाहते हैं क्या ये इनका पोर्टफोलियो सही है। तो फिरोज, सबसे पहले बेसिक सवाल, अच्छी कमाई की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो मैं भी इंटरेस्टेड हूं। उसके बाद हम कपिल जी के पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं। आई थिंक कपिल जी ने ऑलरेडी एक रणनीति जो होती है अच्छी कमाई की वो सही की है, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले अपनी एसआईपी चालू की है। अप्रैल में 2 साल पहले पैंडेमिक पीक पे था, और उस टाइम पे अगर आपने एसआईपी की शुरुआत की है तो आपके पास हिम्मत भी है, और वो हिम्मत के जरिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू भी कर चुके हैं। तो हमेशा आपको एसआईपी चालू करने से पहले ये भय नहीं रखना है कि भाई मार्केट का क्या हो। तो मार्केट की अनसर्टेनिटी में अगर आप एसआईपी चालू करते हैं तो भी ठीक है, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको एक चीज जरूर नहीं करनी है कि 2 एएमसीज की 5 स्कीमें खरीदनी। अगर आपके 5 स्कीम के पैसे हैं तो आप क्यों ना टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी से एक एक स्कीम खरीदें, जो उनकी सबसे फेवरेट या फ्लैगशिप स्कीम जो अंग्रेजी में कहते हैं वो खरीदें। देखिए, आपके पास, कपिल जी के पास 3 एक्सिस की स्कीम्स है और 2 एसबीआई की। तो ये 2 चीजें जो डिवर्सिफिकेशन अगर आप कर ही रहे हैं तो एसेट मैनेजमेंट लेवल पे करें। ये सेकंड रणनीति होगी अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई कि आपको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। एक ही, जैसे अंग्रेजी में एक और कहावत है, एक कहावत यहाँ पर फिरोज ने बताई, एक मैं बताता हूँ, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जैसा कहते हैं। तो आपको डाइवर्सिफाई करना होता है। आपके पास अगर 5 फंड में पैसे लगाने की क्षमता है तो आप उसको 5 टॉप एएमसीज में लगाइए और टॉप फंड में लगाइए, वो बेटर स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। बाकी आपने जो शुरुआत की 2 साल पहले, वो अच्छी बात है। फिरोज, यहाँ कपिल जी के पोर्टफोलियो पर आप क्या राय देना चाहेंगे? आपको लगता है कि सही है या उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए? थोड़े से बदलाव करने चाहिए। आई थिंक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो एक ईएलएसएस स्कीम है वो काफी बड़ा हो चुका है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ईएलएसएस स्कीम हो चुका है। तो उसके बदले जो क्वांट का टैक्स सेवर फंड है, वो टैक्स प्लान जिसको कहते हैं, वो बेहतरीन फंड है। और क्वांट एज एन एएमसी बहुत अच्छे निर्णय लेती है अपने पोर्टफोलियोज में, और करेजियस लेती है, क्योंकि वो छोटे फंड्स हैं तो उनमें मूव करने की जो एजिलिटी कहते हैं वो जरूर है। तो दैट्स पॉइंट 1, एक चेंज जरूर ये करना चाहिए आपको। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, जो वन ऑफ द टॉप एएमसीज की सबसे ओल्डेस्ट स्कीम है, जो पहले एचडीएफसी इक्विटी के नाम से जानी जाती थी। प्रशांत जैन जो 25 साल से एक ही फंड मैनेजर एक स्कीम को मैनेज कर रहा है, इंडिया में ऐसा कोई और फंड नहीं है। तो ये सेकंड स्कीम है। तीसरी, एसबीआई फोकस्ड को आपके पोर्टफोलियो में शामिल करें। एसबीआई की 2 और जो स्कीम्स हैं आपकी, एक एसबीआई ब्लू चिप, उसको एग्जिट करें और एसबीआई फोकस्ड को बरकरार रखें। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज जो मिड कैप स्कीम है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके पास 5,000 की 5 किस्तें हर महीने जा रही हैं, तो 25,000 है। तो उसमें अगर 6-7 फंड भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है। स्टेटिस्टिकली 8 फंड तक बहुत अच्छे फंड माने जाते हैं। बिल्कुल, जैसा फिर वही बात जो हम दोहरा रहे हैं वो ये कि डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कीजिए। 5 फंड में आप लगा रहे हैं पैसा, उसको डाइवर्सिफाई कीजिए अलग अलग जगह। तो कुछ आइडियाज़ जो आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पर कपिल जी, वो ये है कि आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं, सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बहुत अच्छा फंड माना जाता है। क्वांट टैक्स प्लान की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, वहाँ पर आप कुछ एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी एक नाम लिया गया, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इसमें भी आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल एक और लेते हैं। हमारे पास उपकार सिंह जी का भी सवाल
सवाल आया है, वो अपने पोते पोतियों के लिए निवेश प्लानिंग करना चाहते हैं। ये बहुत मुझे ऐसे दर्शक कई बार बड़े भाते हैं पर्सनली, जो न सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं बल्कि अपने परिवार के, अपने बच्चों के और अपने पोते पोतियों के बारे में भी सोचते हैं। उपकार सिंह जी जो हैं वो अपने पोते पोतियों के लिए निवेश प्लानिंग करना चाहते हैं। 78 साल उनकी उम्र है, 3 जो है पोतियां हैं उनके लिए निवेश करना चाहते हैं। 30 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं। कहां पर निवेश करें वो ये जानना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि अभी तक ये नहीं भेजा है उन्होंने कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिरोज कैसे अप्रोच करना चाहिए? सौमित्र साहब, मेरे हिसाब से एक चीज तो जरूर करनी चाहिए उनको कि ये जो पैसे हैं उसको अपनी रिस्क की क्षमता पे ना निर्भर करके उन बच्चों की रिस्क एपेटाइट और उनकी जिंदगी के आधार पे ये पैसे लगने चाहिए। क्योंकि आज जो पैसे कमाए हैं तो उपकार साहब ने कमाए हैं, बट उसके जो असली खर्च करने वाले होंगे वो बच्चे होंगे। तो अगर ये 78 इयर्स के हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं 10 से 12-13 इयर्स की होंगे, तो 10 साल की इन्वेस्टिंग पीरियड इनके पास जरूर होगी। तो अगर 10 साल की इन्वेस्टमेंट पीरियड पे अगर ये 30 लाख रुपए सही से इक्विटी में 80-90% डाल देंगे तो 10 सालों में या 12 सालों में ये 4 गुना होने की क्षमता रखता है विद मॉडरेट रिस्क। तो उसके लिए जो स्कीम्स हमने प्रीवियस दर्शक को भी बताया, वापस रिपीट कर देता हूं उपकार साहब के लिए। HDFC फ्लेक्सी कैप, कैनरा रबेको फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और SBI कॉन्ट्रा फंड। इसमें एक फंड हमने और शामिल किया था जो आदित्य बिरला स्मॉल कैप है, क्योंकि ये बच्चों के इन्वेस्टमेंट्स हैं और बहुत लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट्स मानी जाएंगी मेरे हिसाब से। तो उसमें स्मॉल कैप्स भी शामिल होने चाहिए। 5% जो आदित्य बिरला, 10% आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड में जरूर डाल सकते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बच्चों के लिए निवेश हो रहा है तो लंबे समय के लिए हो रहा है। यहाँ पर उपकार सिंह जी आपके लिए सुझाव यही होगा कि जो इस समय टॉप फंड्स हैं उनके नाम यहाँ पर फिरोज जी ने बताए हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। HDFC फ्लेक्सी कैप, कैनरा रबेको फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, साथ ही साथ SBI कॉन्ट्रा। ये वो फंड्स हैं जो आपको लंबे समय में अच्छा इक्विटी का एक्सपोजर देंगे। और इक्विटी चूंकि अच्छे समय में पैसा बनाकर देता है, लंबे समय में जो कि आपके पास है, तो एक अच्छी संभावना है कि ये पैसे जो हैं वो कई गुना बढ़ जाएं। तो ये आप स्ट्रैटेजी अपनाइए, अपना जो आपका फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हम पूरी आशा करते हैं कि आपका जो गोल है वो समय रहते पूरा हो जाए। चलिए, वक्त हो गया है शो में ये जानने का कि फिरोज हमारे मेहमानों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कौन सा गुरु मंत्र आज लेकर आए हैं। फिरोज बताइए, आज कौन सा गुरु मंत्र आज देने वाले हैं हमारे दर्शकों को? तो एक गुरु मंत्र मैंने अपने पोर्टफोलियो में, अपने क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में जरूर शामिल किया है। उसको कहते हैं जीरो बजटिंग, जीरो बेस्ड पोर्टफोलियो रिकंस्ट्रक्शन। उसका ये मतलब है कि हर 5 साल में आपको ये देखना है कि अगर पूरे पोर्टफोलियो के जो पैसे थे वो बैंक अकाउंट में होते तो मैं उसको कैसे निवेश करता। वापस उसको ऐसे समझें कि पूरे पैसे मैंने रिडीम कर लिए तो एक फ्रेश पोर्टफोलियो बनता तो कैसे बनता। इसको कहते हैं जीरो बेस्ड पोर्टफोलियो क्रिएशन। क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो स्टेल से हो जाते हैं, जो फ्रेश नहीं रहते। तो इसीलिए काफी बार आपको जीरो बेस्ड पोर्टफोलियो रिक्रिएशन हर 5 साल में जरूर करना चाहिए। इससे बहुत फायदा होता है। 2020 में मैंने अपने पोर्टफोलियो में ये किया था। अब 2025 में जीरो बेस्ड पोर्टफोलियो रिकंस्ट्रक्शन जरूर करूंगा। स्ट्रैटेजी और बहुत अच्छा गुरु मंत्र आपने दिया कि हर 5 साल में आपको अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जीरो बेस पोर्टफोलियो क्रिएशन इन एवरी 5 इयर्स, ये गुरु मंत्र है यहाँ पर फिरोज जी का। आज फिरोज बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने व्यूज़ देने के लिए और साथ ही दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए भी। चलिए, वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं समेटने का। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि जिना स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।